अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काजमी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे भी पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और आज की हम सबसे पहले आपको क्या न्यूज़ देने वाले हैं। बिल्कुल जी, सबसे बड़ी या सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि जी हरीम शाह, आप सभी जानते हैं हरीम शाह को, और हरीम शाह को जी टर्की के एयरपोर्ट पे जो है अरेस्ट कर लिया गया है। उनके पास से काफ़ी ज़्यादा गोल्ड और करेंसी निकली है और समझा यही जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि हरीम शाह जो है वो टर्की से मस्कत की तरफ जा रही थी और वहां से जो है टर्किश एयरपोर्ट पे इनको अरेस्ट किया गया है और इनके सामान से ये बहुत सारा गोल्ड और इसके अलावा जो है वो करेंसी निकली है, जो कि जाहिर है कि डॉलर्स ही होंगे या कोई भी फॉरेन करेंसी हो सकती है। अब इसके बाद आगे क्या डिटेल्स हैं, जैसे जैसे आएंगी हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन ये वही हरीम शाह है जो वो इमरान खान के टाइम में, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो बड़ी चर्चा थी इनकी, और शेख रशीद के साथ और डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ इनकी पिक्चर्स आया करती थी। और कहना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहाँ पे फ्रीली घूमते फिरते भी हमने देखा हरीम शाह को। तो अब फाइनली हुआ ये है कि हरीम शाह को अरेस्ट किया गया है और पाकिस्तान नहीं है कि बच जाए। लेकिन अगर आपको याद हो तो एक बार हरीम शाह ने एक वीडियो जो है वो यूके से, लंदन से बैठ के बनाई थी और बताया था कि जी ये इतने इतने, ये इतनी मोटी मोटी गड्डियां थी पैसों की, और कहा था कि जी ये पैसे मैं लेकर आई हूँ और ये पैसे मैंने पाकिस्तान से लाई हूँ और मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी में हिम्मत ही नहीं है कि मुझे रोके। उसके बाद दूसरे दिन वो अपने उस स्टेटमेंट से एकदम ही मुकर गई और इमरान खान की तरह, जैसे इमरान खान साहब की एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि यू टर्न अक्सर खान साहब लगाते, तो उसी तरीके से उन्होंने यू टर्न मारा और कहा कि नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। साथ ही एक साहब और थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरे पैसे हैं और इन्होंने तो सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए लिए थे। बहरहाल आप देखते हैं कि टर्की में जो ये पकड़ी गई हैं और जिस तरह से अरेस्ट हो गई हैं, तो वो जो टर्की की गवर्नमेंट है, टर्की की गवर्नमेंट इनकी बात कहाँ तक सुनती है और यहाँ से क्या कुछ किया जाता है, और क्या वाकई में इतने सोर्सेज हैं और इतनी सपोर्ट है कि अब वहां से हरीम शाह को निकाला जा सके। आगे आगे हम आपको बताते रहेंगे। साथ साथ हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और दूसरी न्यूज ये है, इमरान रियाज खान, इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट पे रोका गया। लाहौर एयरपोर्ट से वो दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका नाम क्योंकि ईसीएल में था तो वहां पर उनको रोक दिया गया और वो दुबई नहीं जा सके। इमरान रियाज खान का दावा है, रियाज खान का क्लेम ये है कि जब उन्हें अरेस्ट किया गया था तो एजेंसीज की तरफ से उनको पॉइजन दिया गया है, किसी किस्म का स्लो पॉइजन ही होगा यकीनन, अगर दिया गया तो, और जिसकी वजह से वो दुबई जाना चाह रहे थे और उनका ख्याल था कि वहाँ की लेबोरेटरीज में जाकर वो चेक करवाएंगे कि वाकई में उनको कोई पॉइजन दिया गया था या नहीं दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है पाकिस्तान की, उन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट ने और दूसरी पूरी फेडरल गवर्नमेंट ने ऑफर किया है इमरान रियाज खान को कि वो यहाँ पाकिस्तान में जिस लेबोरेटरी से चाहें उनके टेस्ट करवा दिए जाएंगे और उसके लिए वो शौकत खानम का हॉस्पिटल का भी इंतखाब कर सकते हैं, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हॉस्पिटल है। तो उसके अलावा भी अगर वो जिस हॉस्पिटल का भी नाम लेंगे उस हॉस्पिटल से जो है वो इमरान रियाज खान के टेस्ट कराए जा सकते हैं। ये ऑफर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इमरान रियाज खान को। तो अब देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं, यहाँ से टेस्ट कराने पे राजी होते हैं या नहीं होते। लेकिन बहरहाल एक बड़ा क्लेम उनकी तरफ से ये आया है। साथ साथ हम बात करें भारत की, तो जी भारत की बड़ी मशहूर सी, बड़ी फेमस सी एक्ट्रेस भी हैं और मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जी बिल्कुल हर वक्त किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में रहती हैं और इस बार वो न्यूज़ में इस तरह से हैं कि उन्होंने, पहले कहा जा रहा था कि जी शादी कर ली है ललित मोदी से, जो कि आईपीएल में काफ़ी नाम था इनका और काफ़ी
घोटालों में भी मेरा ख्याल है नाम रहा है, लेकिन अब ये कहा गया है कि अभी शादी नहीं हुई है, अभी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब खैर देखते हैं कि वैसे आगे डेट ही करते रहेंगे या कुछ और भी मतलब फेरे शेरे भी होंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम आपको फौरन ही बता देंगे, क्योंकि हम तो जी बैठे ही आपको खबर देने के लिए, तो ऑब्वियसली हम आपको सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम आपको न्यूज़ दें। बात अगर हम करें सिंध की, तो जी बारिशें बहुत हो रही हैं सिंध में भी, पंजाब में भी, और हर जगह ही, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का भी बुरा हाल है। और हुआ ये है कि वहाँ पे इस कदर बारिशों की वजह से शदीद तबाही मची है, और कहीं से किसी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। लेकिन सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, उनका कहना है अगर पूरे महीने थोड़ी थोड़ी बारिश हो तो पानी जमा नहीं होगा। यानी उनका ख्याल है कि ऊपर वाला या जो बादल हैं वो उनसे पूछ के बरसेंगे, और एक साथ नहीं बरसेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अगर बारिश होगी तो उससे पानी जमा नहीं होगा। मतलब ये कि हद हो गई है। पीपल्स पार्टी की 10 या 11 साल से कराची में, और या सिंध में, कहिए सिंध में हुकूमत है, और हाल ये है कि अभी भी बारिश होती है तो वहां पे इतना इतना पानी जमा हो जाता है, कितना कितना पानी जमा हो जाता है। वैसे मेरी बातों पे ना जाइएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको खुद यकीन आ जाए कि मैं सही बता रही हूँ या मैं गलत बता रही हूँ। इस वक्त मैं गुलशन इकबाल 13D3 के मकाम पर मौजूद हूँ। वो सामने दिख रहा है आपको, ये बाइक है जो पूरी की पूरी डूब गई है। और अगर मैं, अच्छा ऐसे ही आप ये मेरा कैमरा होल्ड करें प्लीज, मैं अपनी सूरत हाल आपको दिखाऊं। थोड़ा सा ये नीचे दिखाएंगे पानी है कितना। ये मेरे घुटने जो है ना, मेरे घुटने, ये घुटनों से भी ऊपर पानी है। ये देखिए मेरा रेनकोट, आधा रेनकोट तो मेरा पानी के ही अंदर है। जरा ऊपर कर दे भैया। ये मेरे अकब में केसीआर का प्रोजेक्ट है, अरबों खरबों का प्रोजेक्ट है मेरे पीछे। और देख लें हमारा कराची डूब गया है, कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया कहाँ है, ये मेरा सवाल है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जी, तो कराची के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर कराची में जो गवर्नमेंट है वो कहाँ है, और कराची में गवर्नमेंट है जाहिर है पीपल्स पार्टी की। और पीपल्स पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं ये तो हमें खुद को नहीं मालूम, बल्कि उन्हें भी नहीं मालूम। जैसा कि मैंने कहा कि मुराद अली शाह साहब का कहना है कि अगर बारिश थोड़ी थोड़ी होके बरसे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर खैर अब इनको शर्म कैसे दिलाई जा सकती है, हम एक वीडियो और देखते हैं। ये भी कराची है, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी खड़ा हुआ है, और ये कराची का एरिया दिखाया जा रहा है, और तकरीबन पूरा कराची जो है उसका यही हाल है। मगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मतलब शर्म नाम की कोई चीज़ उनके अंदर नहीं है। उन्हें ना शर्म आ रही है ना ये, बल्कि एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे की लिए बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें गवर्नमेंट में होना चाहिए, उसे नहीं होना चाहिए, और इसी किस्म की चीज़ें चलती जा रही हैं। मगर ये हाल आप देख सकते हैं, चाहे ये पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, और चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, हर एक के जब हम कारनामे देखते हैं तो हैरत होती है, और कोई खास फर्क हमें नजर नहीं आता। जी, तो ये थी कराची की सूरत हाल, और केपीके भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जहाँ पर इमरान खान की गवर्नमेंट है, और इत्तेफाक की बात है कि जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी 11 साल से है, इसी तरीके से केपीके में भी इमरान खान की गवर्नमेंट भी तकरीबन 9 या 10 साल से है, और वहाँ भी कुछ हालात इसी तरह के हैं। खैर ये तो ये तो खैर वो वीडियो थी जिसमें मैं आपको बता रही थी कि लोगों का क्या हाल हो जाएगा जब वो पाकिस्तान आएंगे, सऊदी क्राउन प्रिंस का। खैर मैं ये नहीं, दूसरी वीडियो सॉरी आपको। जी, ये था कराची एयरपोर्ट, और आप देख सकते थे कि किस तरह से एयरपोर्ट के ऊपर भी पानी जमा है।
اور کیا حال ہوا ہے. لیکن ہمارے پولیٹیشنز کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں آتی. اسی وجہ اس کی یہی وجہ ہے جبھی جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو کہ بلاول بھٹو زرداری کے فادر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کی زندگی میں ہی جو ہے وہ بلاول پرائم منسٹر بن جائیں. وہ بلاول کو پرائم منسٹر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. ایسا کیوں چاہتے ہیں مطلب یہ انہوں نے نہیں بتایا اور یہ کوئی بھی نہیں بتاتا. چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں جو چاہتے ہیں کہ مریم نواز پرائم منسٹر بن جائیں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں جو کہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں، یا پھر شہباز شریف صاحب ہوں. شہباز شریف صاحب نے تو خیر اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو پنجاب کا چیف منسٹر ہی بنا ڈالا. لیکن اب ان سب کے پیچھے بیچ میں اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی، تو عمران خان کے لیے کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کے ابھی تک فیملی ممبرز ہمیں پالیٹکس میں نظر نہیں آئے، اور ظاہر ہے نہ ان کے بیٹے نہ کچھ. لیکن اس پہ تو خیر خان صاحب گانا گا سکتے ہیں بچن صاحب کا یہ والا، اپنی تو جیسے تیسے، وہی نا کہ مطلب نہ رونے والا نہ رونے والی، یا نہ آگے نہ پیچھے، اس طرح کا کچھ گانا تھا نا، بڑا زبردست. مجھے تو ڈانس بڑا اچھا لگا تھا وہ ڈفلی لے کے. خیر میں یہ بات نہیں کر رہی آپ سے، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جتنی بھی یہ فیملی پالیٹکس چل رہی ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہو، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہو، چاہے آصف علی زرداری کی ہو، اور چاہے وہ عمران خان اور عمران خان کے چہیتے دوستوں کی ہو. کیونکہ عمران خان کی پارٹی میں بھی اگر ابھی تک ان کی فیملی نہیں آئی ہے، مگر عمران خان خود سیٹ سے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی میں ہی اس پولیٹیکل پارٹی جو انہوں نے بنائی ہے پی ٹی آئی، اس کا ہیڈ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں بن سکتا. تو یہ چیز جب تک چلتی رہے گی یہی ہوتا رہے گا. اور اسی طریقے سے میں سب سے کہوں گی کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اولادوں کو آگے لاتے ہیں اور اپنے فیملی کو ایک طرح سے بار بار چاہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں، اس کے بجائے جو پارٹی میں دوسرے لوگ ہیں ان کو سامنے لے کر آئیے، تاکہ آپ کے اوپر سے جو یہ ایک طرح کا دھبا لگا ہوا ہے کہ یہ لوگ صرف فیملی کو لاتے ہیں اور فیملی کو ہی بار بار جو ہے وہ پرائم منسٹر شپ تک لے جاتے ہیں، وہ چیز ختم ہو. پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل اس طرح کی پالیٹکس جو ہے وہ اب یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے. مگر ہوگی کیسے؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسی قسم کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے ہوں، یا چاہے وہ عمران خان ہوں. ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں نہیں تو کوئی نہیں، یعنی ان کی پارٹی میں آگے کوئی بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی یہ کسی کو آنے دیتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ پاکستان میں فوج کی حکمرانی بھی رہی ہے. اور جیسے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بار بار جو ہے مختلف طریقوں سے پاکستان میں فوج کی حکومت آتی رہی ہے، اور وہ یہ فوج کے لوگ ہی ہیں جو دوسروں کو بھی لاتے رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اس پکچر کے اندر آپ کو ذوالفقار علی بھٹو نظر آ رہے ہیں، آپ کو اس میں ایوب خان نظر آ رہے ہیں، آپ کو اس میں بے نظیر بھٹو ہیں، مشرف ہیں، نواز شریف صاحب ہیں. یعنی کہ یہ وہ ڈکٹیٹرز ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم پاکستان کے اوپر حکمرانی کرتے رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ سویلینز بھی ہیں جن کو وہ لائے یا جن کو انہوں نے ہٹایا. اور اس لیے یہاں پر پاکستان میں ابھی تک 75 ایئرز میں سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 سال جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہی اور فوج کی حکمرانی رہی. اسی وجہ سے آج بھی لوگوں کو یہی ڈر ہے کہ شاید دوبارہ سے فوج آ جائے گی یا پھر یہی بات ہوگی. ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یحییٰ خان، اور یحییٰ خان کا دور رہا تقریباً آپ سمجھیے جیسے 1969 سے لے کر اور 71 تک. اور ان کے ساتھ یہ بھی بڑا ایک رہا کہ بھٹو کے ساتھ بڑے ان کے ٹرمز تھے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جی ایوب خان کی گورنمنٹ آئی، اور پھر ایوب خان کی جب گورنمنٹ آئی تو کہا یہ گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایوب خان کو ڈیڈی بلایا کرتے تھے. یعنی کہ سالوں پہلے جو ہے وہ ہمارے جو سویلین گورنمنٹ ہے اس نے فوج کو پہلے اپنا باپ مان لیا تھا. تو جی بالکل بھٹو جو ہیں وہ جناب یحییٰ خان کو ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے. اور ایوب خان کو ڈیڈی کیوں کہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ پھر ڈیڈی نے
प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था। मगर साथ साथ इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हर दौर में पाकिस्तान की हर टाइम पाकिस्तान के साथ जो है जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन उसके चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो, लेकिन उसको डिक्टेशन जो है वो कोई ना कोई फौज ही दे रही थी या कहीं ना कहीं से एस्टेब्लिशमेंट ही थी जो कि बताती थी कि बेटा तुमने ये करना है और तुमने वो करना है। ज़ियाउल हक 1978 से 1988 तक ज़ियाउल हक का दौर रहा। ज़ियाउल हक ने अपने टाइम में जो है वो अफगान वॉर स्टार्ट की और वहाँ पे कहा गया कि जी बड़ा हम कोई मदद कर रहे हैं। अब बहुत सारे अफगानी जो हैं अफगानिस्तान से बहुत सारे अफगान जो हैं वो पाकिस्तान में सेटल कराए गए और एक तरह की एक्सट्रीमिस्ट सोच जो है वो ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस तो भुट्टो साहब ने ही करवा दी थी जब उन्होंने अहमदियास को नॉन मुस्लिम करार दिया था, लेकिन उसके साथ साथ ज़ियाउल हक का सबसे ज़्यादा रोल रहा पाकिस्तान को इस तरह के माहौल में डालने की जहां पर सर तन से जुदा और इस किस्म के नारे और ब्लास्फेमी लॉ और वगैरह वगैरह जो हमारे यहाँ जहालत फैली, उसके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ जिसका है उस आदमी का नाम है ज़ियाउल हक, यानी कि जो हमारे आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में। और आज तक इतने साल यानी आप समझें 1988 में जब प्लेन क्रैश में डेथ हुई है ज़ियाउल हक की, उसके बाद से लेकर आज तक इतने सालों में भी हम पाकिस्तान में से वो जहालत ख़त्म नहीं कर पाए जो ज़ियाउल हक ने फैलाई थी। लेकिन बल्कि उससे बढ़ती ही चली गई और लेकिन खैर उसका बीज तो ज़ियाउल हक ने बोया था और इस बात का हमेशा लोगों को अफसोस रहेगा कि हमारे ऊपर इस तरह के डिक्टेटर्स जो हैं उन्होंने हुक्मरानी की और इस तरह के डिक्टेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा रहे। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जी परवेज मुशर्रफ साहब आए। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर रहा 1999 से लेकर 2002 तक और उसमें उन्होंने जी कई तरह की बातें की गई एकदम से जो है वो कहना चाहिए नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चल रही थी और उनके साथ क्लैशेस हुए इनके और उसके बाद जो है वो एक तरह से कब्जा किया गया और नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया और इसके बाद जाहिर है नवाज गवर्नमेंट डिसमिस्ड इस किस्म के भी न्यूज़ चले डॉन में। और ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें आपको नजर आ रहा है पीटीवी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, जहां पर फौजियों ने अंदर छलांगे मारी, जा जाके गेट को उन्होंने क्रॉस किया क्योंकि बंद था गेट और अंदर जाकर पूरे पीटीवी के ऊपर जो है वो एक तरह का कब्जा किया गया और इस तरह से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है उसको डिसमिस किया गया। काफी टाइम नवाज शरीफ को पहले हाउस अरेस्ट रखा गया और फिर सबको मालूम है कि किस तरह से जो है तकरीबन 9 साल जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो पावर में रहे और उनका बड़ा मशहूर व मारूफ कहना चाहिए कि कहीं भी बात ब्लडी सिविलियन। जी हाँ, ये ब्लडी सिविलियन वर्ड जो है वो मुशर्रफ साहब अक्सर बोला करते थे और उनका ख्याल था कि मतलब सिर्फ फौजी ही होते हैं जिनको पाकिस्तान में जिनकी कोई इज्जत होनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं। लेकिन खैर ये हम आपको इसलिए भी बता रहे थे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जी क्या क्या यहाँ पर होता रहा है। बच्चों को टेक्स्ट बुक्स में गलत पढ़ाई पढ़ाते रहे, हम हिस्ट्री गलत बताते रहे, हमने बताया गया कि जी हमने तो भारत से हर जंग जीती थी, उसके बाद ये कि जी भारत ही शैतानी करता था, हम तो कुछ करते नहीं थे। इसके साथ साथ 71 वॉर की बात हुई तो 71 वॉर के लिए भी कहा गया कि वो तो हम जीत ही गए थे, लेकिन ये बात अभी तक टेक्स्ट बुक्स में ही नहीं बल्कि उससे पहले भी ये कहा गया जब जिस वक्त जंग चल रही थी उस वक्त भी जो डॉन न्यूज़पेपर मैंने आपको दिखाया था उसमें एक दिन पहले तक यही न्यूज़ लगाई गई कि तकरीबन पाकिस्तान जंग जीत चुका है और जल्द ही जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो हमें भागती दौड़ती नजर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना इंडियन भागे और ना ही हम भागे क्योंकि हमने डाल दिए हथियार, तो हमें जो है वो भागने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब ये पिक्चर भी बहुत से लोगों ने देखी है और ये एग्रीमेंट साइन हो रहा है, खैर ये भी न्याजी थे और इमरान खान भी न्याजी हैं, वो एक अलग कहानी है। मगर ये सारी चीज़ें जो हैं हम बच्चों को अपने बच्चों को यानी कि जो हिस्ट्री पढ़ाते रहे स्कूल कॉलेजेस, इवन मेरे टाइम पर भी जब हम स्कूल में थे तो हमें यही बताया गया था कि जी हमने तो सारी जंगें जीत ली थी, हाँ जी हमने तो बड़ा मजा चखाया था,
تو اس قسم کی چیزیں کرتے کرتے ظاہر ہے کہ جب ہم اس حال کو آئے ہیں کہ اب جو ہمارے اوپر ڈکٹیٹرز ہیں یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب کافی نام خراب ہو گیا ہے. بار بار کہا جاتا ہے کہ سر آپ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں, آپ لوگ بار بار جو ہے وہ گورنمنٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں, آپ لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرنا تو کام وہی ہے جو کر رہے ہیں, لیکن سامنے آ کے نہیں کرنا ہے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہیے یا پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی آرمی کہہ رہی ہے ہمیں کوئی انٹرفیئر ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم سائڈ پر ہیں. مگر کیا یہ سچ ہے؟ مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آرمی جو اتنے سالوں سے ہمیشہ سے انٹرفیئر کرتی رہی ہے گورنمنٹ کے اندر اب نہ کرے؟ عمران خان کیوں چلا رہے ہیں؟ عمران خان کو تو خود آرمی لے کر آئی تھی. نواز شریف کیوں چلا رہے ہیں کہ جب عمران خان کا دور تھا تو نواز شریف کہتے تھے کہ جی آرمی لے کر آئیے, تو نواز شریف کو بھی آرمی لے کر آئی تھی اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور بھٹو صاحب کو بھی آرمی لے کر آئی تھی, یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ایوب خان کو ڈیڈی نہ پکار رہے ہوتے. اور یہ ہم نے بالکل دیکھا ہے کہ چاہے بے نظیر کی گورنمنٹ ہو, چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ ہو, چاہے عمران خان کی گورنمنٹ ہو, جو بھی سویلینز کی گورنمنٹس آئی ہیں ان سب کے پیچھے ایک نہ ایک ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. اور اس بات سے پاکستان میں اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور ہمیں جو سزا مل رہی ہے, ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, وہ شاید ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس دن ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے, دوسروں سے نہ کہیے, کم از کم اپنے آپ سے تو سچ بولیے. جس دن ہم اپنے آپ سے سچ بولیں گے میرے خیال ہے اس دن ضرور کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا اور اس دن ہم اس پرابلم سے بھی نکل پائیں گے. فی الحال عمران خان صاحب جو ہیں مسلسل ادھر ادھر پولیٹیکل ریلیز کر رہے ہیں اور بار بار خان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے ابھی اس وقت موجود ہے اس کو وہ نہیں مانتے, لیکن اگر ان کے ماننے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اینی وے ہم میرے خیال تھوڑا زیادہ سیریس نہیں ہو گئے, تو چلیں ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ 30 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ. جی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم نے کیا کر لینا ہے. مگر خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت سا مور. یہ دیکھیے, اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں عمران خان صاحب کے سپورٹر. میں نے اپنے میاں سے کہا تھا جن نے مینوں کہا نا کہ عمران خان چھڈ, میں بندہ ہی چھڈ دینا دیکھیں جی کہ میں بندہ چھڈ دینا, عمران خان نہیں چھڈنا. عمران خان نہیں چھڑنا. نہ, یہ میرا پیغام ہے اپنی سب بہنوں کو. اگر آپ کے خامد آپ کو کہیں عمران خان کی پارٹی چھوڑو, بندے چھڈ دو, میں تمہیں پی ٹی آئی دے بندے لب دواں گے. ٹھیک ہے. جی تو یہ کوئی صاحبان تھی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ساری بہنوں سے, یعنی جو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں ان سب سے کہہ رہی ہیں اگر تمہارا ہسبینڈ بولے کہ عمران خان کو چھوڑ دو, یعنی عمران خان کو چھوڑ دو, تو تم اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دو, میں تمہیں یہاں سے پی ٹی آئی سے بہت سارے لوگ ہیں وہ پکڑ کے دے دوں گی. خیر مطلب پکڑ کے دے دوں گی, لب دوں گی کا ٹرانسلیشن میں خیال ہے یہی ہوتا ہے. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک بڑے سپورٹر جو ہیں ان کی ویڈیو لگی ہوئی تھی جو کہ آرمی کو سپورٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی بڑا ڈسپلن ہوتا ہے ان میں, ان کو بھی سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں ڈنر کر رہا ہوں کیریزن کیڈٹ کالج کو ہارٹ میں. کل ہمارا پروگرام ہے یہاں پہ, تو اسٹے کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں آرمی کے ڈسپلن کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو کیپٹن صاحب نے, جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا, انہوں نے ہمیں ایک چھوٹی سی بیل دی اور کہا جب بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس بیل کو دبایا کرے تو بندہ آپ کی سروس میں حاضر ہوگا. تو میں صرف آپ کو ان کے ڈسپلن دکھانا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہماری آرمی جو ہے اٹ از ون آف دا موسٹ پاورفل آرمیز ان دا ورلڈ. تو یہ پہلے ہم دباتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو بندے کا رسپانس ہے جو ہماری سروس کے لیے وہ کتنا جلدی ہے. لیٹس سی.
ये ज़बरदस्त, हमारे भाई पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अरे सर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, मैंने एक बेल दबाया और वो इतनी जल्दी जो है हमारे पास पहुंच भी गए, और जो चीज़ हमें चाहिए थी हमने उनको पहले बताया होता, लेकिन वो फिर भी जो है उस चीज़ को हमारे पास अवेलेबल करके चले गए वापस। तो ये डिस्कशन आर्मी का, और ये आर्मी जो है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अभी मैं अपने टीचर के साथ ये डिस्कस कर रहा था, इन्होंने हमारे प्रोग्राम को पूरा स्केड्यूल बनाया कि खाना किस टाइम खाना है, सोना किस टाइम है, तस्वीर, यहाँ तक कि तस्वीर किस टाइम इन्होंने निकालनी है, कहाँ पर निकालनी है, किसके साथ निकालनी है, ये सब चीजें उन्होंने अपने स्केड्यूल में शुमार किया हुआ है, शामिल किया हुआ है। तो ये डिसिप्लिन है आर्मी का, और इसी डिसिप्लिन की वजह से हमारी आर्मी जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। जी, ये कोई आर्मी के कहना चाहिए फैन थे, और जिस तरह की ये बातें कर रहे थे वो सुनकर तो खैर सर में इंसान के दर्द ही हो जाता है कि क्या इन्होंने लगा रखी है। वैसे वो जो रोटी लेकर आए थे मेरे ख्याल से तो वो थोड़ा लेट आए थे। ये और बात है कि इन्होंने पहले ही बता के रखा हुआ था कि जी आपने ये लेकर आना है, ये पका लेना है। तो खैर मेरा ख्याल है मैंने भी आप लोगों को काफ़ी पका लिया है। तो मैं चलती हूँ और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।